तो आज हम पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, उस जिसका नाम है द पावर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग, देखो यहाँ पे पावर शेयरिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि नहीं। पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं कि सर शेयरिंग का मतलब क्या होता है भाई, मिल बांट के खाना है कि नहीं, शेयर वही होता है ना। शेयर मतलब बांटना होता है कि नहीं बेटा, सबको पता है कि शेयरिंग का मतलब होता है सर बांटना। जैसे मैंने बताया था स्पोकन क्लास में कि दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है कि नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं। तो उसी तरह से ये वाला जो चैप्टर है हम पावर शेयरिंग, यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली पावर शेयरिंग क्या है। पहले हम देखेंगे, जानेंगे पावर शेयरिंग क्या है, और पावर शेयरिंग अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा। मतलब अगर पावर, पहले देखो पावर शेयरिंग हम जब करेंगे कैसे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, मतलब उसका परिणाम क्या हो सकता है कि नहीं। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी तुम्हारा हमेशा से, मैं काफ़ी एनसीईआरटी को पसंद करता हूँ, एनसीईआरटी किताब को, क्योंकि तो कुछ भी समझाने से पहले, क्योंकि पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेटा थोड़ा सा मतलब टफ कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो क्या करता है कि कुछ एग्जाम्पल दे के शुरू करता है किताब को, चैप्टर को। तो यहाँ पे भी तुम क्लास 9 में ही पढ़े होगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल अलग अलग देश का, है कि नहीं। तो वहीं पे इस ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से वो शुरू किया है, एक कंट्री का एग्जाम्पल दिया है और उसके माध्यम से वो समझाने की प्रयास किया है कि सर पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड, है कि नहीं, क्यों ज़रूरत है पावर शेयरिंग, अगर नहीं होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या सब ऊपर से जा रहा है। जैसे मान लो तुम घर में 2 बहन हो, 2 भाई हो, जो भी हो, 2 4 जो भी हो, है कि नहीं। पिताजी ने कुछ खाने के लिए लाया और तुम एक मतलब अकेला लेके सब भागे, लेकिन हम सब खाएंगे नहीं है, भूखड़ हम सब खा लूँगा, किसी को नहीं दूंगा। तो क्या इससे तुम्हारा झगड़ा होगा कि नहीं, छोटा भाई छोटा बहन है उसके साथ झगड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा या नहीं, जल्दी कमेंट करो। अगर हम चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे आपस में तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म नहीं देगा। वही सब लाइव मतलब सब सो गए क्या। हाँ कमेंट आया, ये सर, हाँ शुभलक्ष्मी देख रही है। शुभलक्ष्मी तुम्हारे भाई बड़े हैं या छोटा है, छुटुआ है या बड़ुआ। तुम्हारा जो भाई है वो फ्री फायर या कुछ खेलता खेलता रहता है हमेशा से, बड़ा है, अच्छी है ही नहीं। बस जब भी देखो बस लगा ही रहेगा उसी में। उसको बोलना कि अरुण सर बोल रहे थे कि पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो। चलो, तो झगड़ा होगा, है कि नहीं। तो इस जो कन्फ्लिक्ट होगा, ये जो एक क्वारल होगा, इसको, इस जो डेडलॉक क्रिएट होगा उन दोनों के बीच में, उनको हम हटाएंगे कैसे, है कि नहीं। अरे भाई झगड़ा हर जगह पे होता है। जैसे मान लो कि एक मतलब एक किसी एक लोग का 2 बेटे हैं, है कि नहीं, 2 बंदे 2 बेटे हैं, और उनके संपत्ति को संपत्ति जो होता है कि नहीं, जो उनका प्रॉपर्टी होता है, अगर वो सही तरह से डिवाइड नहीं हुआ तो उनके बीच में वही महाभारत हो जाएगा। अरे भाई महाभारत किस लिए हुआ था, इसी चक्कर में हुआ ना। महाभारत किस लिए हुआ था, इसी चक्कर के लिए हुआ था भाई। जमीन की तो बात थी, पांडव आके बोले कि हमको 3 4 गांव दे दो, हम वहीं रह जाएंगे। और दुर्योधन लोल था, गधा था, बकलोल था, उसने कहा बिना युद्ध के हम कुछ ना देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उस दिन दुर्योधन ने नहीं समझा था, तो उस वजह से क्या हो गया, महाभारत हो गया। तो वही पावर कॉन्सेप्ट इस करेंट टाइम में, इस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में भी ज़रूरी है। जो कोई भी कंट्री में अगर पावर शेयरिंग सही ढंग से नहीं होता है, ठीक है, ये आगे आऊँगा कि सर पावर शेयरिंग तभी से चिल्लाते रहते हैं, क्या है ये, क्या है भला ये पावर शेयरिंग के नाम का भला क्या है, या छमिया कौन है कि नहीं, क्या इसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन मैं पहले समझाना चाहता हूँ कि पावर शेयरिंग एक आम तौर पे अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत होता है बेटा। तो मैंने पहले ही सवाल पूछा था, ये जो एक यहाँ पे नक्शा बनाया, उस नक्शा बनाने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछा कि सर बेनेक्स कंट्री क्या होता है, ठीक है, बेनेक्स कंट्री क्या होता है। तो तुमने जो शुभलक्ष्मी और शुभश्री, तुमने नहीं देखा शायद मेरा यूरोप का वो वाला मैप वाला वीडियो,
है कि नहीं बेटा? वो सब जरूरी है, क्यों पढ़ाता हूँ मैं रोज़ सैटरडे संडे को आके 1.5 घंटा चिल्लाते रहता हूँ कि ये जानो वो जानो। यहीं पे उसका एप्लीकेशन है। देखो ये नक्शा है बेल्जियम का, मैंने बताया था सर बेनेक्स कंट्री, बेनेक्स कंट्री में बी, ये आ गया बेल्जियम, ये आ गया नेदरलैंड, और ये एक से हम डिनोट करते हैं किसको? लग्जमबर्ग को। याद आया कि नहीं आया? अगर तुमने देखा ही नहीं होगा तो क्या घंटा याद आएगा तुम्हें? सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है नेदरलैंड, यहाँ पे होता है नेदरलैंड। अगर यूरोप का नक्शा तुम निकालो, ठीक है, इससे ऊपर तुम्हें क्या मिलेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, है कि नहीं? उसके नीचे बाल्टिक सी, फिर आएगा नेदरलैंड ऊपर, फिर आएगा बेल्जियम, और यहीं पे एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं लग्जमबर्ग। इधर नीचे आओगे तो तुम्हें मिलेगा जर्मनी, जर्मनी इस साइड में, या इस साइड में शायद फ्रांस, चलो वही बात है, जर्मनी इस साइड, जर्मनी की साइड पे तुम्हें मिलेगा फ्रांस। उधर अगर जाके देखोगे तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मैंने यहाँ पे जो नक्शा बनाया है वो नक्शा बेल्जियम का है, उसको बड़ा बनाया है, मैप में काफ़ी छोटा दिखाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा कमेंट करो जल्दी जल्दी मुझे, जो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ओह गलत बोल दिया मैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो गया कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से, इधर आएगा, सॉरी मैं ये गलत बोला, इधर फ्रांस, ठीक है, लग रहा था कि इधर फ्रांस है, तो ये वाला जो एरिया है ये फ्रांस का एरिया है। इधर आएगा तुम्हारा जर्मनी, ये ऊपर से पूरा लेके ये जर्मनी है, ठीक है। ये नक्शा के मैप में मैं नक्शा के क्लास में अच्छी तरह से बता दिया था तुम्हें। और कुनू जी हम तुम्हें भेज देंगे यूरोप का कुछ, देखना काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, यूट्यूब पे भी डाल चुका हूँ क्लासेस के रिकॉर्डिंग को, उसको तुम थोड़ा थोड़ा देखते रहना। काफ़ी चीज़ें, तो मैं इंग्लिश ग्रामर का भी वहाँ पे बैच चलता है, और शाम के 5 बजे शायद 4 बजे बोल दिया था स्पोकन का क्लास, उसका भी लिंक भेज दूंगा, तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, है कि नहीं? आज 8वां दिन है, कल 8वां दिन था लेकिन क्लास नहीं होगा, करंट चला गया शाम को। ओके चलो, हाँ केतकी अभी आई, क्या हो रही है? केतकी आ रही है जा रही है, क्या दिक्कत है उसको? चलो यहाँ देखो, तो ये वाला एरिया फ्रांस, ये वाला जर्मनी, ये लग्जमबर्ग है कि नहीं? ये पूरा का पूरा एरिया कौन सा है बेटा? यहाँ से यहाँ तक ये जर्मनी है, इधर वाला आएगा तो तुम फ्रांस मिलेगा। यहाँ नीचे से इतू सा एक छोटा सा कंट्री है लग्जमबर्ग। अगर तुम्हें इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तुम यूरोप का नक्शा खुल के अगर एटलास होगा तो आराम से देख सकते हो। वहाँ पे ऊपर नेदरलैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखो जैसे हमारा इंडिया, ध्यान से देखो एक दो सब, जैसे हमारा इंडिया, जैसे मान लो ये बना दिया हमने इंडिया, क्या हो रहा है भाई? देखो ये जैसे हमारा हो गया इंडिया, इस इंडिया का इधर क्या है? देखो ये ध्यान से देखो सब, यहाँ हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका थोड़ा नीचे होता है लेकिन जगह नहीं है इसलिए इसको ऊपर बना रहा हूँ थोड़ा, दिख रहा है ना? हाँ श्रीलंका दिख रहा है। ये हो गया हमारा बांग्लादेश। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये बांग्लादेश, इधर म्यांमार है कि नहीं? चलो इधर से म्यांमार वाले यहाँ आ ही नहीं सकते, और जो भी आते हैं इधर से आते हैं, रोहिंग्या वोहिंगा सब इधर से आते हैं। ये हो गया नेपाल, चाइना वालों को तो घुसने नहीं देते हम। इधर है पाकिस्तान, उसके ऊपर तुम देखोगे तो इधर, उसके ऊपर ये अफगानिस्तान। इतनी बात सबको पता होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ इतना बात सबको पता होगा कि सर इंडिया के चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज है। नेबरिंग कंट्रीज क्लास 8 से क्लास 9 से तुम पढ़ के आ रहे हो ज्योग्राफी में, ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, क्या जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या पाकिस्तान से लोग यहाँ नहीं आए थे सर? क्या पाकिस्तान से लोग यहाँ नहीं आए थे इंडिया में? क्या इंडिया के लोग पाकिस्तान नहीं गए थे? भाई लाखों गए थे, है कि नहीं? पाकिस्तान से भी लोग आए थे इंडिया में रहने के लिए, वो आज भी रह रहे हैं, जिनको हम कहते हैं सर
उनको भी भारत का ही नागरिक कहते हैं, इंडियन कहते हैं, हालांकि मुस्लिम हो कोई बात नहीं, कुछ सिख भी आए थे। तुम अगर बिहार वाले एरिया में, ये वाला जो बिहार यूपी वाला एरिया में जहाँ पे मार्कर चला रहा है, यहाँ पे तुम जाओगे तो नेपाल जो उनके साथ है, ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानते, वो मानते हैं कि जैसे ये क्या है मतलब नेपाल, और यहाँ पे तो शादी ब्याह हो जाता है। बिहार के लोग, यूपी के लोग नेपाल के साथ तो उनका रिश्ता बन जाता है। तो वहाँ के भी कुछ लोग, अरे भाई नेपाली यहाँ बारीपदा में आके हमारे स्वेटर वूटर बुनते रहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि बाबू मोशाई कॉम्बोल ले लो कॉम्बोल देखे हो कि नहीं, देखो तिब्बत मार्केट में है कि नहीं, सात्विक का ने देखा होगा। बेटा तिब्बत मार्केट गए हो कि नहीं हो, गए हो, जैकेट वाकेट खरीदने के लिए, कंबल वम्बल सब आते हैं ना सब नेपाली वहाँ, हाँ आते होंगे, यस। तो सब आते हैं वहाँ पे बेचने के लिए, बाकी सारे ने भी देखा होगा। इस बार तो नहीं आया सर, भर्ती भी ज्वाइन कर ली, चलो अच्छी बात। इस बार नहीं आया था, कोरोना में घुसने नहीं था, नहीं तो आगे जब बाबू मशाई कंबल ले लो कंबल। तो यहाँ आके नेपाली पहुँच जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग आए थे, बांग्लादेश से तो जो 1971 का, ये मैं पढ़ा दिया हूँ, 1971 में जो हमारा वार हुआ था, मैप के क्लास में पढ़ा दिया था, इंडिया पाकिस्तान, तो बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग आए थे यहाँ, है कि नहीं बेटा। तो जब देखो भारत आज़ाद हुआ या फिर उससे पहले जब ये सब कांड हो रहा था, तो वो जो भी लोग आए थे, जैसे मान लो आए मुस्लिम आए, इधर से मुस्लिम आए थे, इवन म्यांमार से मुस्लिम आकर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि म्यांमार में तो भाई भयानक क्राइसिस चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या जो मुस्लिम यहाँ पे आए थे, क्या उनको अधिकार कोई नहीं है, क्या उनको भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं? भाई उनको हमने सिटीजनशिप दिया है, भारत ने उनको नागरिकता दी है। जब हमने 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया है कि नहीं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऐसा कुछ था 1955 में, तो उसमें बताया गया कि जो लोग 1947 से पहले या 1947 के बाद, देश आज़ाद होने से पहले जो भारत में रहते थे, या फिर उसके बाद जो भी आए हैं पाकिस्तान से या कहीं और से जो आए हैं, उनको भी भारत का क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगी। और जो एक आम भारतीय की नागरिकता होती है, मतलब इक्वल होता है, मतलब जैसे मान लो मैं, भाई हम तो यहीं के, मतलब ओरिजिन हमारा यही है ना, हम कोई बाहर से आए हैं, लेकिन तुम भी वहीं से बचपन से, तुम्हारे पिताजी भी यहीं रहते होंगे, मतलब भारत की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि तुम यही समझोगे सारे इसी गाँव में रहते थे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, भारत में ही है। तो मतलब हमको जितना अधिकार है, उतना ही अधिकार यहाँ से पाकिस्तान से भी जो आए थे मुस्लिम, उनको भी उनका अधिकार है, जो इधर से भी आए होंगे, ठीक है, नेपाल वाले अगर कुछ आके रहते होंगे बहुत 1947 से पहले या फिर उसके बाद भी आए होंगे, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। वो कभी पॉलिटी में पढ़ाऊंगा नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खो जाती है। तो यहाँ पे सवाल ये, तो यहाँ पे जब ध्यान से देखो, क्या ये बॉर्डर वाले एरिया में, ऊपर हो गया सर नेदरलैंड और इधर हो गया फ्रांस, तो नेदरलैंड के मैंने बताया था, नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है, कोई बता सकता है? नेदरलैंड का पुराना नाम मैप के क्लास में बताया था, जल्दी कमेंट करो। कहता कि बता, तो नहीं बताएगा ना तेरी तो मार कर ना, तो नाक में घुसूंगा इजी। जल्दी कमेंट करो, नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है? अगर किसी को पता है तो जल्दी कमेंट करो, नेदरलैंड का पुराना नाम क्या है सर? कमेंट दाएं दाएं आना चाहिए। किसी को नहीं पता, क्या मतलब गधे सब। भाई बेटा बोला था उस टाइम पे, यूरोप का जब नक्शा बढ़ाया था, कि नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड होता है सर। इससे पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। क्या ये हॉलैंड वाले भारत आए थे व्यापार करने के लिए, अंग्रेज के साथ, फ्रेंच के साथ? ये सर नो बताओ, क्या ये हॉलैंड वाले भारत आए थे व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ? अंग्रेज़ों से पहले पुर्तगीज आए थे जैसे, है कि नहीं, अंग्रेज जैसे आए थे, फ्रेंच जैसे आए थे? जल्दी कमेंट करो बेटा, सुनाई दे रहा है कि नहीं आवाज़ मेरा? मेरा सवाल है कि जो हॉलैंड वाले क्या आए थे भारत में व्यापार करने के लिए? देखता हूँ कितनों को पता है थोड़ा हिस्ट्री। जल्दी कमेंट करो। जल्दी जल्दी जल्दी। सात्विका, किसी को नहीं पता आए थे कि नहीं आए थे?
ध्रुव भारती ने बोला यस आए थे, यस आए थे बेटा आए थे। तुम हॉलैंड, तुम समझ रहे हो कि सर हॉलैंड या नेदरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं, वही टर्म तुम्हें अगर याद नहीं आ रहा होगा तो तुम नहीं बता सकते आए थे कि नहीं आए थे, क्योंकि हमने कहा कि सर ब्रिटेन से जो आए थे, इंग्लैंड से आए थे, एक्चुअली ब्रिटेन से आए थे, इंग्लैंड से नहीं आए थे। ब्रिटेन इंग्लैंड क्या है नेक्स्ट सैटरडे में बता दूंगा मैथ पे क्लास में, यूके पढ़ेंगे उसे। तो यहाँ पे जो सवाल है कि सर वो आए थे तो उनका नाम था डच, क्या नाम था बेटा, उनका नाम नहीं था हॉलैंड। जैसे इंडिया के लोग को क्या कहते हैं, कमेंट करो, इंडिया के लोग को क्या कहते हैं, जो भारत का रहने वाला हो, जो भारत का लोग हो, भारत का नागरिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, यस इंडियन कहते हैं, बहुत बढ़िया इंडियन कहते हैं। तो उसी तरह से जो हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग थे अभी अब भी हैं, उनको कहा जाता है डच, ठीक है। फ्रांस के लोग को क्या कहा जाएगा बेटा, फ्रेंच कहते हैं। तो देखो फ्रेंच, फ्रेंच फ्रांस के लोगों को भी क्या कहा जाता है, समझो समझो समझो, ये स्वरूप भारती इंडियन। फ्रांस के लोगों को फ्रेंच भी कहते हैं, फ्रांस की भाषा को, फ्रांस में जो लैंग्वेज चलता है उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे इंग्लैंड को हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। फ्रेंच मतलब होता है, फ्रांस के लोग भी समझा जाए, इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बेटा, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग को भी इंग्लिश कहते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेज, है कि नहीं, गोरे चमड़े वाले बंदर की तरह दिखते हैं, ठीक है, बाल बाल क्या क्या करके सब। तो फ्रांस के समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, फ्रांस के लोगों को जैसे फ्रेंच कहते हैं, उसी तरह से फ्रेंच का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच का मतलब सिर्फ फ्रांस के लोग, वो भी हैं, उसके साथ साथ फ्रांस की लैंग्वेज को भी फ्रेंच कहते हैं कि नहीं कहते, जल्दी बताओ भाई। इंडियन का लैंग्वेज तो ऐसा कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं होता है, इंडिया का लैंग्वेज अलग अलग है। हमारा तो यहाँ पे भयानक भयानक लैंग्वेज है सब, 21 को लैंग्वेज है, 21 से 22 लैंग्वेज है हमारा, है कि नहीं, 22 लैंग्वेज है, 22 के 22 याद किसी को नहीं होगा, हैं कुछ कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, नेपाली, कंकणी, मैथिली, शांताली, मणिपुरी, ये सब हैं 22 को सब। देखो यहाँ पे आ जाओ। तो फ्रांस के लोगों को हम कहते हैं सर फ्रेंच, उनका लैंग्वेज भी सर हम फ्रेंच कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं बेटा, चलो इंडिया को मिटा देता हूँ, इंडिया के और कुछ काम नहीं है यहाँ पे, माता जी अब थोड़ा हट जाइए, भारत माँ बच्चों को कुछ और भी समझाना है। तो मैंने कहा बेटा देखो, तो इसको हम इस तरह भी देखो, मतलब फ्रेंच कहने से दो चीज़ को समझा जाता है कि सर वो फ्रांस का भी लोग होगा और वो मतलब फ्रेंच लैंग्वेज भी होगा। तो क्या हम कह सकते हैं, जो हिंदी बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी स्पीकिंग, है कि नहीं भाई, जो हिंदी बोलेगा उसको हम कहते हैं हिंदी स्पीकिंग पीपल, है कि नहीं, हिंदी बोलने वाले लोग, येस और नो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। उसी तरह से जो फ्रेंच बोल रहे होंगे, क्या हम उनको कह सकते हैं फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जो फ्रेंच बोलेगा उसको हम फ्रेंच स्पीकिंग कह सकते नहीं कह सकते, यस कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। उस तरह से जो ये नीदरलैंड हॉलैंड का जो लैंग्वेज भी होता है ना बेटा, वो भी डच ही होता है। तो क्या उनको हम कह नहीं कह सकते कि डच स्पीकिंग पीपल, इधर जो जर्मन है कि नहीं, क्या उनका हम कह सकते हैं जर्मनी का जर्मन स्पीकिंग, भाई जर्मनी का लैंग्वेज जर्मन होता है। क्या ये सब सही है, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जरूर कह सकते हैं, यस बहुत अच्छी बात, जरूर हम सर कह सकते हैं, यस यस सबने कहा यस, बहुत अच्छी बात है। तो भाई दिक्कत क्या है, जो जो भाषा बोलना है बोलो, उनसे दिक्कत क्या है बेटा, दिक्कत है यही तो बात आती है कि पावर शेयरिंग, मतलब यहाँ पे जो मैंने मैप बताया है, ध्यान से देखो इस मैप को, ये बेल्जियम का एक रफ नक्शा मैंने बना दी है, बहुत आसान से ऐसे ऐसे घुमा लो नक्शा बन जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री है, अगर तुम जाके यूरोप में देखोगे बहुत ही छोटा कंट्री है,
और बेल्जियम में ही आता है वो मैदान जो फेमस, मैंने कहा था ना बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, जहाँ जहाँ हमेशा मारपीट हुआ है। कहाँ पे हिस्ट्री अगर उठा के देखो, नेपोलियन उसी मैदान में हारा था, बैटल ऑफ वाटरलू। ये पहला चैप्टर में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री का। क्या चैप्टर है वो? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वहाँ पे आएगा बैटल ऑफ वाटरलू वगैरह। तो लेकिन नक्शा के क्लास में ये बता दिया था कि सर यहीं पे होता है। जैसे इन भारत में पानीपत का मैदान, भयानक भयानक लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी, तीसरी, जब जो भी आता था वहीं पे लड़ता था। क्यों लड़ता था ये सब जानने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे कारण है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हम बात करें पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे सर ये प्रॉब्लम क्या है, देखो पहला वाला जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये जो बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा, उस ऊपर वाला हिस्से को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेमिश रीजन। ध्यान से देखना, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे, अबे खुल जा। इस वाले रीजन को कहा जाता है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन, रीजन मतलब एरिया, ठीक है। नीचे वाला एरिया को कहते हैं वालोनिया। वालोनिया रीजन, ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो पूछ सकते हो सर वालोनिया क्या है, WALLONIA, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है सर, फ्लेमिश रीजन है, नीचे वाला वालोनिया रीजन है कि नहीं। यहीं पे एक छोटा सा उनका कैपिटल सिटी है, इसी एरिया में उनका एक कैपिटल सिटी आ जाता है। ये जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर का मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बता सकता है ये कौन सा कंट्री है, बेल्जियम का कैपिटल क्या है? क्या कोई बता सकता है बेल्जियम का कैपिटल क्या है? सब पढ़ा दिया था मैंने। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? क्या कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, सब बकलोल। ब्रसल। इस कैपिटल जो है इसका नाम क्या है सर? यहाँ पे मैं एरो मार्क के लिख देता हूँ, ब्रसल्स, ठीक है। देखो हमने देखा कि 3 रीजन हो गया, ठीक है, समझ में आया सबको। उसके अलावा इधर जो मुंडी निकला है इसका, थोड़ा देखो ये जो मुंडी वाला एरिया, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इससे मार्क कर रहा हूँ। देखो ये क्या है सर, बेल्जियम है। ये जो यहाँ पे झील व्हील मत समझना कि सर नीला रंग का है तो झील है, बेटा झील नहीं है, ये उनका कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रसल। ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं फ्लेमिश रीजन, नीचे वाले को कहते हैं वालोनिया रीजन, है कि नहीं। इधर रहते हैं सर ये जर्मन स्पीकिंग एरिया है। चलो ये बात छोड़ो, तो क्या तुम अंदाज़ा लगा के बता सकते हो सर ऊपर वाला जो एरिया है ये फ्लेमिश वाला रीजन है, ये फ्लेमिश वाला रीजन है, इस रीजन में ये 3 तरह का स्पीकिंग लोग मैंने बताया, मतलब 3 भाषा बोलने वाले लोग के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। इन 3 में से ये वाले रीजन में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहने की संभावना है या हो रहते होंगे? फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, 3 स्पीकिंग वाले मतलब 3 लैंग्वेज बोलने वालों की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई सर। ये एक होता है फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, और तीसरा है जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो मेरा सवाल है ये जो बेल्जियम का ऊपर वाला हिस्सा क्या है सर, फ्लेमिश रीजन है, तो फ्लेमिश रीजन में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे रहने की आशंका या फिर हम जता सकते हैं कि यहाँ पे रहते होंगे सर? जल्दी कमेंट करो। यस यस सात्विका, स्मृति पर्णा, धीरे धीरे मेरे मुंह में आ रहा है। यस यस शुभलक्ष्मी, बहुत बढ़िया सर। डच स्पीकिंग स्पीकर जबरदस्त। काहे? अब बेटा ऊपर है ना नीदरलैंड, हॉलैंड, जिनके लोग डच बोलते हैं, तो डच स्पीकिंग लोग भाई यहीं से आएंगे ना, या इधर से उड़ के आएंगे कि चलो छलांग लगाएं जाके वाले रीजन में गिरे? चिड़िया थोड़ी है साइबेरिया से उड़ के आएंगे, साइबेरियन क्रेन, और जाके बैठ जाएंगे ले हम आ गए डच बोलने वाले। ये रूप भारती शुभश्री ऑल्सो कमेंटेड सर डच स्पीकिंग पीपल, बहुत बढ़िया। तो क्या उसी तरह से हम नीचे वाले एरिया को बता सकते हैं कि इसमें कौन से इस वाले एरिया में वालोनिया रीजन में कौन से स्पीकिंग के लोग रहते होंगे?
यस, फ्रेंच, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, बस यार भाई आसान है पॉलिटी भाई। अगर तुमने नक्शा, मैंने इसलिए कहता बेटा मैप का क्लास किया करो, तब ना जाके तुम्हारे अंदर जो कॉन्सेप्ट काफ़ी कंक्रीट होगा। ऐसे तो मैं पढ़ा ही सकता हूँ कि डॉट स्पीकिंग पीपल यहाँ रहते थे वहाँ रहते थे, तुम्हारे अंदर से निकालना चाहता था मैं। ठीक है, तो ये वाले एरिया में सर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते होंगे, ये तो बोलने की बात नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सबको? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम आराम से बेटा पढ़ेंगे, टेंशन लेने का ही नहीं है। तो ये वाला जो ऊपर वाला हमने देखा कि फ्लेमिश रीजन के साथ लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं इस वाले रीजन में जितने लोग रहते हैं वो उनमें से 40% लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये 40% बोलते हैं सर डच स्पीकिंग थे। ये कौन से थे सर? डच स्पीकिंग बोल। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं सर? डच बोलते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 40% में डच बोलते थे। अरे उल्टा लिख दिया यार, चलो ये गलत हो गया। ये 59%, लगभग 60% ले लो, गलत हो गया। क्योंकि मैंने कहा भाई तो मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी कैसे बन रहे हैं? किसने क्या कमेंट किया भाई? अच्छा शुभ लक्ष्मी ने फ्रेंच बोला, चलो अच्छी बात। तो देखो भाई ये यहाँ पे मेजोरिटी क्या बोलते थे? डच बोलते थे, मतलब 59%। और ये जो फ्रेंच स्पीकिंग वाला एरिया है यहाँ पे लोग बोलते हैं 40%। 40 ही है ना भाई, गलत वाला तो नहीं लिख रहा हूँ। यस, ये 40% लोग बोलते हैं सर फ्रेंच बोलते थे। और बाकी कितने बचे भाई? 1%। 1% यहाँ पे हो गया जर्मन। तो हमने सर क्या देखा? हमने देखा कि सर बेल्जियम में मान लो कि 100% लोग रहते हैं, है कि नहीं? फ्रेंच वाले ये रहते हैं वालोनिया रीजन में, कितने परसेंट लोग रहते हैं और कितने परसेंट लोग फ्रेंच बोलते हैं वहाँ पे? फ्रेंच ये सारे 40%। फिर हमने देखा डच ये रहते हैं फ्लेमिश वाले रीजन में, और ये 59% बोलते हैं सर। मतलब टोटल वहाँ पे जो 59% लोग रहते हैं वो बोलते हैं डच बोलते हैं। और बाकी क्या हमने देखा सर? जर्मन कितने बोलते हैं? 1%। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया? क्या इतना तक सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। तो भाई प्रॉब्लम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा रुको, जरा सब्र करो। प्रॉब्लम अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि सर पावर शेयर की ज़रूरत क्या है। उसके बाद देखो बाकी हमने ये बच गया, ये वाला रीजन को छोड़ दिया हमने ब्रुसेल को, उसका जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल। क्या है सर? ब्रुसेल। यहाँ पे भाई अलग ही लेवल का कांड है। तो मुझे बताओ पूरे देश में, पूरे बेल्जियम में सबसे ज़्यादा लोग कौन से भाषा बोलने वाले हैं? कौन सा, मतलब हुई टाइप ऑफ स्पीकिंग पीपल आर मेजोरिटी इन बेल्जियम? किस तरह आगे? जल्दी कमेंट करो। यस, वेरी गुड सत्विका। सर डच स्पीकिंग पीपल आर मेजोरिटी इन बेल्जियम। अरे गधों, दिख रहा कि नहीं सब? भाई 59% ज़्यादा होता है 40 से। अब मैथ भी पढ़ाऊँ? देखता हूँ क्या किसने बोला। डच, डच, बहुत बढ़िया। चलो, तो सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो सर डच स्पीकिंग लोग हैं, 59%। कहाँ पे रहते हैं सर? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। इस वाले रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो 40% है। तो ये मेजोरिटी वाले हैं, ये माइनॉरिटी वाले हैं। अब कहानी देखते हैं ब्रुसेल की। यहाँ पे मान लो ब्रुसेल के जो लोग रहते हैं उसको हमने ले लिया 100%। मान लो यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100% का मतलब 100 ही ले सकते हैं आराम से। उनमें से 80% बोलते हैं सर फ्रेंच।
बाकी 20% जो लोग वहाँ पे हैं, मतलब 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग कहाँ पे रहते हैं। देखो मैं जब भी बोल रहा हूँ कि 80% फ्रेंच बोलते हैं, तो उसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बैठाना है कि नहीं। दिमाग में बैठाना मैंने बताया, कमिट टू मेमोरी। 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग 80% कहाँ पे रहते हैं, ब्रुसेल में। अगर ब्रुसेल में 100 लोग हैं, उनमें से 80 लोग होंगे सर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और 20 लोग कितने होंगे सर, 20 लोग ये बोलते हैं डच। अब देखो भाई, हो गया कांड। कैसा कांड हुआ सर, हमने देखा कि पूरे भारत में, अरे सॉरी भारत नहीं, हर बात में भारत क्यों निकलता है, पूरे बेल्जियम में, पूरा का पूरा जो ये बेल्जियम वाला एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं, डच स्पीकिंग वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन जब कैपिटल सिटी की बात आती है, ब्रुसेल की बात आती है, तो वहाँ पे ये हो जाते हैं माइनॉरिटी। यहाँ पे देखो, जब पूरे बेल्जियम की बात आया, तो वहाँ पे सर डच हुए थे, ये हुए थे मेजोरिटी वाले, और ये वालोनिया वाले फ्रेंच स्पीकिंग ये हुए थे सर माइनॉरिटी वाले। लेकिन जब ब्रुसेल की बात आती है, वहाँ पे मेजोरिटी कौन है सर, फ्रेंच वाले मेजोरिटी है, डच है माइनॉरिटी। क्या इतना तक सबको समझ में आया, क्या इतना तक सबको समझ में आया। ये हो गया कांड। सर अब कांड क्या हुआ अभी समझाता हूँ, रुको। देखो कांड इस तरह हुआ कि इधर देखो, पूरे देश में सर ज़्यादा है डच स्पीकिंग लोग, वो डोमिनेट करना चाहेंगे किसको, फ्रेंच को, है कि नहीं। क्योंकि जो फ्रांस के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, ये थोड़ा उनसे ज़्यादा डेवलप है। कैसे डेवलप है सही भाई, ये इनका टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। क्योंकि नेपोलियन ने इस पर अटैक किया था, तभी ना फ्रेंच स्पीकिंग लोग वहाँ कहाँ पे आए। नेपोलियन तो गया था ना वहाँ पे बैटल ऑफ वाटरलू लड़ने के लिए। तो फ्रेंच जो लोग यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ये इनको बहुत ही पहले इनको एडवांस मिल गया, मतलब इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह सब फील्ड में उनको ज़्यादा बढ़ोतरी हासिल हुई। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में हम बोलने की कोशिश करें तो क्या होगा, उनको ये थोड़ा डेवलप हो गए थे। कौन, फ्रेंच वाले एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, मतलब थोड़ा आगे था भाई, इन द सेंस ऑफ रईस थे वो। रईस समझते हो ना, रईस, हाँ रीच पैसे वाले। और ये सब भुक्कड़ नंगड़ से गरीब वरीब थे सब, एजुकेशन इनको ज़्यादा नहीं मिला, मतलब स्टार्टिंग से वो ज़्यादा डेवलप। अरे भाई देखो, कोई अगर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है तो भाई उसका ही गलती है, सरकार की गलती हो सकता है, या फिर उसका खुद का गलती हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा, देखिए कुछ लोगों की एक मतलब मेंटालिटी होता है कि अगर मैं गरीब हूँ, उसका रीजन तुम हो। कहा है क्योंकि तुम रईस हो। अरे भाई इसमें उसका क्या गलती है, तू गधा काम वाम कुछ नहीं करेगा और वैसे ही सोए रहेगा, है कि नहीं। अरे जो लीजर्ड होता है, लीजर्ड छिपकली, उसका जो सक्सेस परसेंटेज होता है वो 2% ही होता है। मतलब अगर उसने 100 मच्छर या जो भी है मक्खी, उनको खाने की कोशिश करती है तो 2 ही बार सक्सेस होती है वो, बाकी 98 बार वो उसका प्रयास ये पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब मान लो छिपकली सोया है, उसने कहा कि मैं भाग्य के भरोसे छोड़ दिया मैं खुद को। अगर भगवान ने दिया, जैसे कहते हैं ना, दाने दाने में लिखा होता है खाने वाले का नाम, घंटा लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता है कि नहीं। उसने कहा कि मान लो छिपकली ने कहा हम सोए हैं, भगवान हमको देगा, है कि नहीं। उधर से आएगा मक्खी और आके उसको उठाएगा, ओ लिजड़ चाचा उठो उठो, हम आए हैं खाओ हमको। लिजड़ कहेगा नहीं, हम भाग्य के भरोसे बैठे हैं, अगर भगवान दिया तो हमको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर मच्छर या मक्खी क्या करेगा, उसका मुंह को ऐसे उठाएगा, है कि नहीं, अंदर घुसेगा और उसको बंद करेगा, तभी जाके लीजड़ खाएगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, खुद को करना पड़ता है। तो इन्होंने देखो, इन्होंने सोच लिया कि अगर हम गरीब हैं, इफ वी आर अनडेवलप्ड, देन द रीजन इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। क्योंकि इनको ज़्यादा एडवांसमेंट मिल गई, हमको नहीं मिल पाई। और उस टाइम पे जो सरकार था वो इनको ज़्यादा फेवर कर रहा था, मतलब ज़्यादा किसी को फेवर नहीं करता था। मतलब एक तरह का टेंशन क्रिएट हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
जैसे मैंने कहा अगर मैं गरीब हूं तो इसका मतलब इसका गलती मेरा नहीं है, इसका गलती ये है कि तू रईस है, तेरा आधा पैसा मुझे दे, मैं भी बंदा रईस। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सही बात है? मेरे प्यारे गधों और गधियों, जरा कमेंट करके बताओ, क्या ये सही है? अरे भाई गलत है। खुद को काम करना पड़ेगा, खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ना तुम्हें मिलेगा। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मतलब, क्या कुछ कुछ बोल नहीं रहे हो? तो कहानी कुछ इस तरह से, जो इधर वाले लोग ये डच वाले पूरे कंट्री को डोमिनेट करना चाहते थे, लेकिन कंट्री का भाई चाबी किस कहाँ है? कैपिटल में, ब्रसल में। वहां पे ससुरा फ्रांस वाले मेजोरिटी है कि नहीं, वो धमकाने लगे। उन्होंने वो कहेंगे कि अच्छा तुम पूरे देश में अगर हमको टॉर्चर करोगे तो तुम्हारे राजधानी में हम कूचेंगे तुम्हें, है कि नहीं। तुम चले आओगे देखने के लिए, चलो चले मेट्रो देखने, पैसा वैसा लेके, और हम उस मेट्रो में तुम्हें बांध देंगे कि ले भाई आया था, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा अगर तुम पूरे देश में टेंशन क्रिएट करोगे, किसके खिलाफ? फ्रेंच के खिलाफ। तो हम भाई कैपिटल में हम मेजोरिटी हैं। अगर यहाँ पे तुम 60-40 का रेशियो दिखा रहे हो तो यहाँ पे तो 80 है, लेकिन इतना ना मारेंगे तुम्हें, समझ ही नहीं पाओगे तुम। चलो, तो ये था समस्या। तो यहाँ पे होता है समस्या, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या ना, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में, जर्मन को पूछता कौन है, 1% है, लेकिन इनकी भी अधिकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो सरकार ने इन दोनों का अधिकार को दे दिया, इन दोनों का अधिकार को छीन लिया, इनके हिसाब से काम करने लगा, और जर्मन को ऐसा बिहेव किया कि तुम कोई हो ही नहीं, तो ये आतंकवादी बनेंगी, है कि नहीं। यही होता है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जहाँ यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हुआ, जब टेंशन क्रिएट हुआ, किसमें? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। तो सरकार ने कहा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपस में ही सिविल वार हो जाएगा, गृह युद्ध। गृह युद्ध को हम कहते हैं सिविल वार, आपस में लड़ना, आपस में लड़ना, दैट इज कॉल्ड सिविल वार, है कि नहीं। कोई देखता है मार्वल वार्वल मूवी? नहीं देखता। एवेंजर सिविल वार ऐसा कुछ था क्या? कैप्टन अमेरिका था सिविल वार। तो यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई हो सकता था, लेकिन जो बेल्जियम का सरकार था, बेल्जियम का सरकार, उसने कहा हम इससे ना होने देंगे। उन्होंने अपना संविधान को बदला, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला, है कि नहीं। तो क्या मुझे बताओ, क्या संविधान को बदलने की जरूरत था कि नहीं? क्योंकि देखो, पावर अगर किसी, मान लो इन्होंने पकड़ के कूच दिया कि इनको, फ्रेंच वालों को देश में, क्योंकि इधर वाले एरिया में वो ज़्यादा है, तो ये कैपिटल में उनको पकड़ के कूच देंगे। कूच मतलब समझते हो ना, पीट देंगे, कचर देंगे। इन आवर विलेज लैंग्वेज, थूर देंगे इन बिहारी, समझ लो कि नहीं। तो ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है, तो क्या इस टेंशन को सॉल्व करना ज़रूरी है कि नहीं है? जल्दी कमेंट करो, क्या इस टेंशन को सॉल्व करना ज़रूरी है? चलो, स्पोकन वाले बच्चे चिल्ला रहे हैं, सर कल बोले थे 4 बजे क्लास करेंगे। क्या कर रहे हैं यार। चलो इनको थोड़ा मैसेज भेज दो। चलो, तो समझ में आया सबको? तो इनके सरकार ने कहा कि ये भाई हम आपस में लड़ेंगे नहीं। देखो, अगर सरकार कुछ नहीं करेगा, लोग कुछ नहीं समझते, वो लड़ जाएंगे आपस में, सब एक से एक बकलोल हो गए सब। तो सरकार ने अपने संविधान को बदला। तो क्या क्या बदला, क्या क्या बदलाव किया, हम सिर्फ बेल्जियम को देखेंगे, फिर आगे और एक कहानी समझेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे पावर शेयरिंग को समझेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे, क्योंकि भाई समझने से कुछ नहीं होता है, हमको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है क्वेश्चन आंसर,
है कि नहीं। और पॉलिटी में बेटा जो बोलूँगा जिस तरह का सवाल उसी तरह का ही क्वेश्चन, मतलब कुछ ही क्वेश्चन होंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में, चैप्टर खत्म। और एग्जाम पे टाइम के 2 दिन पहले तो मैं ये भी बता दूंगा कौन कौन से सवाल आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप काम कीजिए तो एग्जाम के 2 दिन बाद ही हम क्लास करेंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? क्योंकि आप तो सिलेक्शन लगा देंगे। ऐसा कौन ऐसा सोचता है? जरा बताओ उस महान इंसान का नाम, थोड़ा ये से बोलो एक बार। क्या आप में से कोई सोचता है ऐसा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मौन व्रत करके बैठे। तो देखो क्या होता है, 1973 से 1993 तक कितना साल हो गया भाई सर? 30 नहीं 20 साल, 30 कहाँ से? तो इन बीच में बेल्जियम सरकार ने 4 बार, कितनी बार? 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कितनी बार अमेंड किया? अमेंड का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया, सुधार किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जब सुधार की जाती है, मान लो कुछ गलत है या कुछ नया जोड़ना है उसमें, है कि नहीं, कुछ नया जोड़ना है, या फिर अरे तुम सुनते होगे, जैसे रिसेंटली आया था 1 साल 2 साल पहले 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब मोटर वाहन अधिनियम, है कि नहीं, शायद था 1960-65 का कुछ ऐसा, या उससे भी ज़्यादा पहले था, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट ईयर मुझे दिमाग में नहीं है। तो वहाँ पे उसके हिसाब से बोला जाता था कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उससे हम 100 रुपये फाइन लेंगे, और वही कानून 2019 तक चलता था। तो हमारे लोग नेताओं ने कहा कि नहीं इसको बदल देंगे, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उससे 5,000 लेंगे, है कि नहीं। तो ये जो बदलाव किया गया, वहाँ पे लिखना पड़ेगा उस अधिनियम के नीचे, तुम्हें एक पन्ना जोड़ना पड़ेगा कि ये जोड़ा गया। कौन लिखेगा? ये तो पॉलिटी में आगे पढ़ाऊंगा, ये तो क्लास 9 में तो पढ़े होगा, मैंने सोचा कि तुम क्लास 9 के बच्चे हो। पार्लियामेंट के वाले जो पार्लियामेंट मेंबर है वही इसको, संविधान को संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ का जो सरकार था उसने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कितनी बार? 4 बार, ठीक है। किसके लिए? ताकि इनके बीच में जो पावर, वो किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहना चाहिए। ना ही फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास पावर रहेगा, ना इनके पास। मिल बांट के खाएंगे जो खाएंगे, जो भी पावर होगा हम सबके पास बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रूप भारती, शुभश्री, सात्विका, और कौन थी, और कौन है? शुभलक्ष्मी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सरकार ने क्या किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की में बदलाव की, क्या क्या बदलाव किया देखते हैं। इस बदलाव का जानेंगे नहीं तो इसको तुम लिंक नहीं कर पाओगे। देखो क्या क्या बदलाव उन्होंने किया। पहले देखो उन्होंने कहा, देखो उनकी सरकार जो था 3 तरह का सरकार था, जो भी था कोई बात नहीं, तुम बस याद रखना है। उन्होंने सरकार जो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे सर क्या क्या है, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होता है। तो उसी तरह से बेल्जियम ने भी क्या किया, उसने कहा पूरे कंट्री के लिए, समझो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देना। उसने कहा पूरे देश में, पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री के लिए क्या रहेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। समझना बड़े प्यार से। फिर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। फिर कैपिटल में वो अलग ही गवर्नमेंट होगा, उसका खुद का एक स्पेशल गवर्नमेंट होगा, तो इसको स्पेशल लिख देते हैं, अलग तरह का सरकार होगा। अरे भाई होता है कि ना, हमारा दिल्ली में, दिल्ली का मुख्यमंत्री है कि नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल, उनका खुद का सरकार अलग है, फिर वो सेंटर भी वहाँ पे रूल करता है कि नहीं। तो कैपिटल के लिए सर कैपिटल। उसके साथ साथ उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट।
सर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? अरे भाई ये सब फ्रेंच स्पीकिंग, ये फ्रेंच कम्युनिटी, ये डच कम्युनिटी, ये जर्मन कम्युनिटी है कि नहीं? तो उन कम्युनिटी में से जो जनजाति के लोग रहते थे, जो उस तरह का एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे, उनमें से भी उन्होंने कहा कि तुम उनमें से भी चुनो। देखो समझ, अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जैसे है बेटा। जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में क्या दिक्कत है, क्या प्रधानमंत्री आके देखेगा तुम्हारे गांव के नल का पानी सूख गया, वो आके मतलब नल मतलब खुदाई करेगा से यहाँ आके ट्यूबवेल? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो तुम्हारे गांव की बिजली नहीं आ रहा है, तो क्या, मान लो तुम्हारा बिजली नहीं आ रहा है तो प्रेसिडेंट आके आगे टेस्टर पकड़ के ऐसे देखेंगे कि कहाँ ये फेज है, ये न्यूट्रल, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रॉब्लम है उनको समझने के लिए हमारे यहाँ पे पंचायत राज गवर्नमेंट है गाँव में। अगर शहरों की बात करें, बारीपदा की बात करते हैं, अभी म्यूनसिपालिटी है। बड़े बड़े शहर जाओगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, उसका हम कहते हैं बेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसी तरह से इन्होंने कहा, जो हमने तो सबकी बात कर दी, हमने कहा देश के लिए क्या होगा सर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। क्या ये कम्युनिटी वाले इसके अंदर में नहीं आते हैं? बेटा आते हैं, इन तीनों के अंदर भी ये कम्युनिटी वाले आ जाते हैं, लेकिन उनकी हक के लिए, उनके हक के लिए उन्हीं की कम्युनिटी के एक बंदे को हम क्या करेंगे, एक सीट दे देंगे, एक सरकार बना देंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। फ्रेंच स्पीकिंग लोग इसमें एरिया में रहते हैं, तो उस क्या करते हैं कि उनमें से किसी को एक इलेक्शन करके चुन दो, ताकि उस एरिया में जो फ्रेंच रहते हैं, या उस एरिया में जो डच रहते हैं, या फिर इस एरिया में जो जर्मन रहते हैं, उनकी हित के बारे में वो क्या करे, सोच सके, उनके लिए पैसा भी दिया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन्होंने 4 तरह का सरकार बना दी। देश के लिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्टेट के लिए सर स्टेट गवर्नमेंट, और कैपिटल में तो भाई उनका एक स्पेशल गवर्नमेंट बनाया कैपिटल सिटी की ब्रुसेल के लिए। फिर उन्होंने कहा कि सर कम्युनिटी गवर्नमेंट भी रहेगा। ठीक है बेटा, ओके, इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी कमेंट करो। चलो सबको समझ में आया होगा, यस। तो तब समझने वाली बात तो देखो यहाँ पे, फिर उन्होंने कहा, देखो एक एक को समझते हैं। पहले हमने कहा सर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कहा देखो पूरे देश के लिए जो मंत्री रहेंगे, भाई गवर्नमेंट में क्या होता है, मंत्री रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे। मान लो 100 मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें से 50 और 50, ये 50 बनेंगे कहाँ का, ये बनेंगे फ्रेंच वाले, ठीक है। ये 50% बनेंगे किसका, 50% फ्रेंच, 50% डच स्पीकिंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उन्होंने कहा पूरे देश के लिए जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होंगे वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फ्रेंच का भी और डच का भी। मतलब जितना रिप्रेजेंटेटिव, जितना मंत्री हम फ्रेंच स्पीकिंग से लेंगे, उतना ही हम डच स्पीकिंग से भी लेंगे। तो अब लड़ने की सवाल ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की माजरा खत्म। फिर उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है बेटा, कुछ कमेंट करिए। अच्छा बेटा, जर्मन के लिए शायद, हाँ जर्मन के लिए उनका कम्युनिटी गवर्नमेंट काफ़ी है। चलो जर्मन की बात, ये सही बात है बेटा, जर्मन कहाँ जाएंगे? यस यस यस, तुम्हारा सवाल था कि सर जर्मन के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना है, मतलब सबके लिए, सिर्फ जर्मन के लिए नहीं, सबके लिए। जर्मन स्पीकिंग भाई 1% है। देखो अगर समझो बात को, अगर कोई जर्मन स्पीकिंग वाला एरिया, मान लो इस वाले एरिया में जर्मन रहते हैं, अगर कोई मिनिस्टर यहाँ से भी चुन के जा सकता है, भाई वोट दे के चुन के जाएंगे ना। मान लो इस वाले रीजन में, मान लो इस वाले रीजन में कौन रहते हैं सर, जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं।
तो क्या ये वोट नहीं देंगे भाई? ये भी वोट देंगे। अगर मान लो यहाँ पे दो बंदा, एक फ्रेंच खड़ा है और एक जर्मन खड़ा है इलेक्शन में, मिनिस्टर बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो इन्होंने चूज कर दिया फ्रेंच को, तो चला गया फ्रेंच, है कि नहीं? अगर मान लो उसने चूज कर दिया जर्मन को, तो जर्मन भी जाएगा भाई, इसमें दिक्कत क्या है? वो भी जा सकता है कि नहीं? क्योंकि 1% है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, उनके लिए सिर्फ कम्युनिटी गवर्नमेंट लिख दी गई। तो उनके जैसे मान लो कोई हिंदू भी इलेक्शन लड़ सकता है, मुस्लिम भी लड़ सकता है, दलित भी लड़ सकता है, सब लड़ सकते हैं भाई, जो जीतेगा वही जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सत्य का समझ में आया कि नहीं बेटा कॉन्सेप्ट? जर्मन वाले को क्योंकि मैंने बोला था किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है? चलो अच्छी बात है, यहाँ आ जाओ। बाकी सबको समझ में आ रहा है? रूप भारती, शुभश्री, देखो फिर उन्होंने कहा सर कैपिटल में भी उसी तरह से कर दिया। 50% कौन रहेगा? फ्रेंच, 50% डच। क्योंकि देखो यहीं पे सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट था इसी में था ना, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन थे सर? सबसे ज़्यादा पूरे देश में थे डच, ये सबसे ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? फ्रेंच और डच का। तो फ्रेंच डच वालों ने मान ली, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ज़्यादा हैं फिर भी हम में से 50% जाएगा। किसने फिर कमेंट किया? अच्छा समझ में आ रहा है। समझो पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग कौन थे सर? डच थे। लेकिन उन्होंने जब कानून बनाई गई कि 50-50% आप मिनिस्टर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो डच वालों ने कहा जी हाँ जी हजूर हजूर खजूर जो। लेकिन वहीं पे इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ से 50% मान लेंगे, हम ज़्यादा होंगे फिर भी हम हमसे ही 50 लेंगे, तो कैपिटल में तो 80% कौन है? फ्रेंच वाले हैं। क्या वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? तो सरकार ने कहा यस होगा, है कि नहीं? जरूर होगा। उन्होंने कहा कैपिटल में भी फ्रेंच 50%, जो कैपिटल जैसे मान लो कैपिटल गवर्नमेंट, कैपिटल राजधानी के लिए जो सरकार बनेगा, उसमें भी 50% मिनिस्टर कहाँ से आएंगे सर? फ्रेंच से और 50% डच से। तो उन्होंने कहा कि चलो बराबरी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने यहाँ पे खोया, ज़्यादा था लेकिन फिर भी 50%, तो यहाँ पे हमको मिल गया कैपिटल गवर्नमेंट में। इतना तक समझ में आया कि नहीं है? बताओ, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर उसने कहा कि भाई पूरे देश की बात कुछ ही मंत्री थोड़ी देख सकते हैं, पूरे देश की बात। जैसे हमारे पूरे भारत में टोटल जो हमारा राज्य हैं 28 गो राज्य हैं, 28 राज्य से चुन के जाते हैं एमपी सब, वो जाके बैठते हैं सर पार्लियामेंट में। कि ये जो पार्लियामेंट में एमपी जाके बैठते हैं ये सब चीज़ हल हल कर लेते हैं? नहीं कर पाते बेटा, है कि नहीं? तो वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट के प्रावधान है कि नहीं? स्टेट गवर्नमेंट में सर सीएम रहेंगे, है कि नहीं? फिर एमएलएज होंगे, ये समझेंगे किसकी बात को? स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब पूरे स्टेट की जिम्मेदारी इनकी। तो बेल्जियम ने भी कहा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के लिए, पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा सर स्टेट वाइज, मान लो ये एक स्टेट बन गया, स्टेट इधर है कि नहीं? और इस तरह से स्टेट से डिवाइड हुआ है, मान लो एग्जैक्टली ऐसा होगा थोड़ी बताए। तो उन्होंने कहा इस यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे। उनका जिम्मेदारी होगा स्टेट से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी रिलेटेड स्टेट में किस तरह से अच्छी तरह से डेमोक्रेसी को या फिर शासन की जा सके उनके लिए। और इस स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर दी गई। उनको कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सुप्रीम गवर्नमेंट। राइट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, नॉट सबॉर्डिनेट मतलब तुम कह सकते हो ऑटोनॉमी। ये बात तुमको समझ में नहीं आएगा, चलो समझाता हूँ तुम्हें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जब बात आती है, समझो बड़े ध्यान से, अमेरिका की जो बात आती है, अमेरिका के देखो चलो भाई साहब, चलो थोड़ा काम, बस इसकी काम खत्म, थोड़ा अमेरिका समझो।
ये कुछ रफली मैंने बना दी किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। हाँ ऐसा ही दिखता है कुछ, ये नॉर्थ अमेरिका में बना दी। ऊपर वाला हिस्सा सर हो गया कौन सा, ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा कनाडा सर। ये इधर वाला अलास्का है, ये अमेरिका का है, ये कनाडा है, ये सर यूएसए है, नीचे यहाँ से मेक्सिको आता है, ये वाला मेक्सिको है, ठीक है। उसके बाद पानामा, फानामा सब बहुत से ये छोटे छोटे सब हैं, ध्यान से समझना, मैं समझाना चाहता हूँ। जो यहाँ पे देखो इस वाले रीजन को कहते हैं कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, ये सिटी है, क्या है, कैलिफोर्निया। समझो समझो, जो मैं समझाना तुम समझो ध्यान से। इधर एक डिस्ट्रिक्ट है, समझ लो, ये सिटी है कैलिफोर्निया, इधर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका वो उसका भी नाम है कैलिफोर्निया। ससुरा दो दो कैलिफोर्निया कहाँ पे, यूएसए में। तो समझने वाली बात यहाँ पे है बेटा कि यहाँ के देखो यूएसए को बहुत से केसेस में डिवाइड किया गया, स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में सब डिवाइड किया गया, ठीक है। मान लो ये कैलिफोर्निया एक स्टेट हो गया, या भाई कैलिफोर्निया स्टेट नहीं, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये किसी एक स्टेट के अंदर आएगा। ये सब क्या है बेटा, यूनाइटेड है, तभी ना इनका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइट मतलब सब आपस में जुड़े हैं। मतलब अगर ये चाहें, अगर ये मान लो ये वाला ये स्टेट है कैलिफोर्निया, या भाई कोई भी है, टेक्सास है कि नहीं, टेक्सास तुमने सुना होगा, हाउडी मोदी जहाँ पे हुआ था, है कि नहीं, बोस्टन है। तो मान लो कोई ये टेक्सास अगर चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है, उसके पास खुद का ऑटोनॉमी होता है, खुद का सरकार होता है, खुद का जुडिशरी होता है। जुडिशरी मतलब खुद का जज होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। वो उनका अमेरिका के प्रेसिडेंट को बात भी मानते हैं, ठीक है, प्लस उनका खुद का स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब उनका स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, खुद के लिए कानून बना सकता है, जैसे हमारा स्टेट भी बनाता है खुद के लिए। लेकिन हमारे इंडिया के स्टेट्स को इतना ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं दी गई जितना अमेरिकन स्टेट्स को होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहीं पे बेल्जियम ने उसने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कुछ भी बोला तो स्टेट गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। सबोर्डिनेट का मतलब होता है बाध्य, मानने के लिए बाध्य। अगर मैं कहूँ कि यू आर माई सबोर्डिनेट, देन मैं जो कहूँगा तुम्हें उनको मानना पड़ेगा। दैट मीन्स तुम मेरे प्रजा हो, मैं राजा हूँ, तुम मेरे गुलाम हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। सबोर्डिनेट का मतलब होता है, समझ में आया बेटा सत्य का, मतलब वो सबोर्डिनेट नहीं होंगे, उनके पास कुछ ऑटोनॉमी होगा। मतलब वो अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के हित के लिए जो अच्छा लगेगा उस तरह का कानून बना सकते हैं। समझ में आया कि समझ में नहीं है। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने कहा कि सर दो कैलिफोर्निया, ये जनरल नॉलेज की बात है, बता देता हूँ। ये जो कैलिफोर्निया, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन, उसके बाद डीसी लिखा होता है। क्यों डीसी लिखा होता है पता है, इस डीसी का नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट में वाशिंगटन एक शहर है, उसी शहर है अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ, सॉरी कोलंबिया या कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कोलंबिया यहाँ कहाँ आएगा, कैलिफोर्निया, समझ में आया। चलो, लेकिन कैलिफोर्निया उसका इधर वाला रीजन भी कैलिफोर्निया है। यहाँ पे आ जाओ। तो उसने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं होगा किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोले ये मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए खुद का कानून बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो मैंने बता दिया अभी, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होगा। क्या होगा बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब जो एथनिक कम्युनिटी, जैसे मान लो जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए भाई वो लोग कम है, तो उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दो, ताकि वो अपने हित के लिए सरकार को दिखा सके कि भाई ये हमारा असुविधा है, प्रॉब्लम है कि नहीं, बाधाएं हैं, इन आपको दूर कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से उन्होंने पावर को शेयर कर दी सबके अंदर, किसी एक के पास उन्होंने पावर नहीं रखा, पावर को उन्होंने शेयर कर दी सारे के सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैपिटल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सबके साथ उन्होंने पावर शेयर कर दिया। तो इसी वजह से इनके देश में ये तो यार इधर ही हाथ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील बना था, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। बेल्जियम में झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ आपस में, ठीक है। लेकिन इसके बाद
नेक्स्ट क्लास हम कल देखेंगे सर श्रीलंका में क्या कांड हो गया, वहाँ पे सिविल वॉर हो गया, वहाँ पे भी इसी तरह का टेंशन उभरा था, लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने इन सबको चीज़ को संभाल लिया, इस तरह से बदलाव करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पावर को बांट दिया। श्रीलंका वाले से लोल थे, लेकिन रावण के वंशधर सब गधे सब, उन्होंने कहा ना हम ना करेंगे ऐसा, ले लंका बर्बाद। ये हम आगे देखेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में किसी को और कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैं क्लास खत्म करूँगा, फिर 5 बजे स्पोकन का भी क्लास है। कितना टाइम होगा अभी? आधा घंटा बचा है, थोड़ा पानी वानी पी लूँगा। चलो, कोई किसी को कोई दिक्कत है आज की क्लासेस में, कुछ क्वेरी है? बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा मैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, एक एक पॉइंट एक एक लाइन लिखवा दूंगा मैं कि व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, हाउ बेल्जियम एकोमोडेट द सिचुएशन, ये सब जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क 3 बार सब लिखवा दूंगा। शुभश्री, क्या कोई परेशानी है बेटा आज की इस क्लास में? बेल्जियम में क्या दिक्कत था, उसने कैसे संभाला? सात्विका जी बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया सब? आ गया सब? समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अच्छा, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और साथी का अगर तुम चाहो तो स्पोकन का क्लास ज्वाइन कर सकते हो, 5 बजे शुरू होने वाला है, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।